गुड मॉर्निंग बेटे। आज अपना जो टॉपिक है जो अपन ने कल देखा था पैकेजिंग ऑफ डीएनए, है ना, अब उससे अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। पैकेजिंग ऑफ डीएनए में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे क्रोमोसोम होता है ना, थोड़ा सा मैं उसको एक बार थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। एक छोटा सा टॉपिक जो था वो छूट गया था। क्रोमोसोम को अगर अपन देखते हैं तो क्रोमोसोम बेसिकली किससे बनेगा? क्रोमोसोम के अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा? क्रोमेटिड। क्रोमेटिड से क्या मिलेंगे अपने को? क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर से क्या मिलेगा अपने को? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से क्या मिलेगा अपने को? न्यूक्लियोसोम। और न्यूक्लियोसोम से क्या बनेगा फाइनली? डीएनए। ऐसे बोल सकते हैं, डीएनए होता है, डीएनए से न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम कलेक्ट होकर सोलेनॉइड बनता है, सोलेनॉइड से क्रोमेटिन फाइबर बनते हैं, क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होकर क्रोमेटिड बनता है, क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बनता है। ऐसा भी आप बोल सकते हैं। इसमें केवल ध्यान रखना, जो क्रोमोसोम होता है ये 1400 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। क्रोमेटिड जो होता है इसका 700 नैनोमीटर डायमीटर होता है। क्रोमेटिन फाइबर की अगर अपन बात करें तो 30 to 80 नैनोमीटर के होते हैं। सोलेनॉइड को देखें तो 30 नैनोमीटर का होता है डायमीटर। न्यूक्लियोसोम 10 नैनोमीटर का डायमीटर होता है और डीएनए 2 नैनोमीटर का इसका डायमीटर होता है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए का डायमीटर, ये सब जो वैल्यू अपन ने लिखी ना, ये सब डायमीटर है बेटा। क्या सभी? ये डायमीटर। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा कि अपन डीएनए अगर निकालना है तो फाइनली क्रोमोसोम से ही निकलेगा। मतलब अगर वो उसका इनिशियल में अगर अपन जाएंगे भाई कहाँ से आ रहा है, तो वो बेटा कहाँ से आ रहा है? क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही क्रोमेटिड होगा, उसी क्रोमेटिड के अंदर क्रोमेटिन फाइबर होगा, उसी क्रोमेटिन फाइबर से सोलेनॉइड मिलेगा, सोलेनॉइड से न्यूक्लियोसोम और न्यूक्लियोसोम से डीएनए अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कल वाले में थोड़ा सा बताना रह गया था, वो मैंने कंप्लीट किया। अब जो सर्च होने लगी कि यार जेनेटिक मटेरियल क्या है, फाइनल अगर अपन जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या वो फाइनल जेनेटिक मटेरियल है? तो हेडिंग अपन डालते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। देखिए, अपने को ये मालूम था कि मेंडल जो था उसने क्या डिस्कवर किया था? इनहेरिटेंस जो था उसको उसने डिस्कवर किया था। इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल को दिया था मेंडल ने। क्या दिया था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था अपने को? मेंडल ने। तो अपन यहाँ पे ऐसे अगर लिख लेते हैं अगर कि मेंडल डिस्कवर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया। ठीक है, फिर मेंडल के बाद में कौन आया? मिशर। याद करो मिशर ने क्या किया था? मिशर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लिन। मिशर ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लिन। डिस्कवर न्यूक्लिन। फिर अगर आपको याद हो तो सटन एंड बोवेरी का नाम आया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो बोवेरी proponed क्रोमोसोमल थ्योरी। ठीक है, मॉर्गन अगर आपको याद हो तो मॉर्गन ने क्रॉसिंग ओवर वगैरह की बात की थी बेटा। ठीक है, तो मॉर्गन को अगर अपन देखते हैं
किसको देखते हैं? मॉर्गन को। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने ये प्रूव भी किया था कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं और वो क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो अगर अपन मॉर्गन की बात करते हैं, मॉर्गन ने अपने को पोजीशन बताई जीन की, कहाँ होते हैं, तो इसने बताया जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। इसने बताया जीन्स जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं बेटा? क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस, ठीक है। इतना बताया। अब अगर अपन देखें कि जो जेनेटिक मटेरियल है, अब वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था वो था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, या अपन इसको बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। क्या बोल सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि जो चेंज होता है, ठीक है, कि जो चेंज आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बेसिकली किसने दिया था बेटा? ग्रिफ्थ ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज गिवन बाय ग्रिफ्थ। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था वो किसने दिया था? ग्रिफ्थ ने दिया था। इसने क्या बोला कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म से, उस ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर अगर कोई चेंज आता है, ठीक है, कब? कि जब आपको उसका रिलेटिव है जो डेड हो चुका है, उस डेड रिलेटिव्स के जीन्स को निकालेंगे और उसके अंदर अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो उसके अंदर जो चेंज आएगा उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म। पर्टिकुलर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल है, उस जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंज आना। अब कोई भी चेंज कैसे आ सकता है? कि कभी हम उसी के डेड रिलेटिव से कोई जीन को निकालेंगे और वो जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे और उस जीन के कारण उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई चेंज आता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो ग्रिफ्थ ने दिया था, तो अगर अपन ट्रांसफॉर्मिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन, अगर इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं तो अपन बोल सकते हैं चेंज इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन organism by obtaining gene from outside as a remain of its dead relative, ठीक है। मतलब उसके जो रिलेटिव जिनकी डेथ हो गई है, उन ऑर्गेनिज्म से अगर हम कोई बाहर से कोई जीन लेते हैं और उस जीन के अंदर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई चेंज आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था सबसे पहले ग्रिफ्थ ने, तो इसको ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है। ग्रिफ्थ बेसिकली क्या कर रहा था बेटा? निमोनिया जो होता है ना, निमोनिया एक डिसऑर्डर है जो बेसिकली बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, ठीक है। तो ग्रिफ्थ जो है वो बैक्टीरियल निमोनिया का जो बैक्टीरिया है, डिप्लोकोकस निमोनी या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, उसके ऊपर काम कर रहा था, ठीक है।
दो स्ट्रैंड बेसिकली अपने को इसमें देखने को मिलती है, मतलब जो निमोनिया होता है ना, निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया की दो स्ट्रैंड या दो प्रजाति अपन बोल सकते हैं वो देखने को मिलती है। एक होती है नॉन वायरुलेंट और एक होती है वायरुलेंट, ठीक है। जैसे अगर अपन अभी देख रहे हैं तो अपन ये बोल रहे हैं कि यार कोरोना के अंदर अपने को दो टाइप के सिम्टम्स आ रहे हैं, एक लोग तो वो जिनमें सिम्टम्स आ जा रहे हैं, एक वो जिनमें सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, अपन नॉन सिम्टमेटिक्स जिनको बोल रहे हैं कि भाई इनमें सिम्टम्स आ ही नहीं रहे। तो ऐसे ही निमोनिया जो होता है बेटा, उस निमोनिया की भी दो स्ट्रेन होती है। निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है उस बैक्टीरिया की भी दो स्ट्रेन होती है, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन, ठीक है। इसमें से जो आर स्ट्रेन होती है वो नॉन वायरुलेंट होती है। क्यों? क्योंकि उसके आसपास म्यूसिलेज की शीट नहीं होती है, ठीक है। और दूसरी जो स्ट्रेन होगी दैट इज़ एस स्ट्रेन, ठीक है। तो वो एस स्ट्रेन जो होगी वो कैसी होगी बेटा? वायरुलेंट होगी। तो दो टाइप की स्ट्रेन अपने को यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ग्रिफ्ट जो है वो किस पे काम कर रहा था? बेसिकली ग्रिफ्ट जो काम कर रहा था वो जो निमोनिया होता है उस निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है उस निमोनिया के बैक्टीरिया के ऊपर वो अपना वर्क परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। ध्यान में रखिएगा किस पे वो काम कर रहा था? ग्रिफ्ट while working on pathogenicity of bacterial strain of स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। तो ग्रिफ्ट जो है वो किसके ऊपर काम कर रहा था बेटा? जो ग्रिफ्ट था वो काम कर रहा था किसके ऊपर? पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग एबिलिटी। और किसकी स्ट्रेन थी? बैक्टीरियल स्ट्रेन। कौन सा बैक्टीरिया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ऑप्शन में स्ट्रेप्टोकोकस नहीं हो तो क्या बोल सकते हैं? डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया था बेटा, इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन थी। ये जो बैक्टीरिया था this bacteria has two strength। इस बैक्टीरिया की दो स्ट्रेन थी। एक स्ट्रेन थी नॉन वायरुलेंट और एक थी वायरुलेंट, ठीक है। जो नॉन वायरुलेंट थी उसको अपन बोलते हैं आर टाइप और जो वायरुलेंट थी उसको बोलते हैं एस टाइप, ठीक है। तो दो स्ट्रेन के ऊपर बेसिकली वो काम कर रहा था। दो स्ट्रेन बैक्टीरिया की थी। वायरुलेंट स्ट्रेन को अपन बोलते हैं एस स्ट्रेन, नॉन वायरुलेंट को बोलते हैं आर स्ट्रेन, ठीक है। अब ग्रिफ्ट ने एक्चुअल में जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसने क्या किया? ग्रिफ्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, ग्रिफ्ट ने पहले क्या किया बेटे? सबसे पहले इसने वायरुलेंट स्ट्रेन को लिया। किसको लिया? वायरुलेंट को, ठीक है। वायरुलेंट को लेके उसने इंजेक्शन के फॉर्म में माउस को लगाया, या माउस के अंदर उसने एस टाइप, वायरुलेंट कौन सी है? दैट इज एस टाइप, ठीक है, वो इंजेक्ट किया। तो इसने क्या देखा कि जो माउस था ये माउस डाइड, ये माउस मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि जो वायरुलेंट टाइप इसने ली थी, क्या लिया था इसने? वायरुलेंट टाइप। कौन सी? एस टाइप, जो क्या कोस करती है? डिसीज़ कोस करती है। अब जब डिसीज़ कोस करने वाला उसने बैक्टीरिया माउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो माउस की क्या हो गई? डेथ हो गई, क्योंकि उसको निमोनिया डेवलप हो गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया? नॉन वायरुलेंट लिया। क्या लिया? ये तो हो गया पहला, फर्स्ट जो इसने परफॉर्म किया, ठीक है। सेकंड में इसने क्या किया? सेकंड केस में उसने क्या किया? अब जैसे इसने पहले लिया वायरुलेंट, अब सेकंड केस में उसने क्या लिया?
नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट क्या है? आर टाइप। इस आर टाइप को उसने माउस में इंट्रोड्यूस किया तो माउस जो है वो सरवाइव कर गया, क्योंकि नॉन वायरुलेंट है। अब नॉन वायरुलेंट है तो ये डिसीज कोज नहीं करेगा, ठीक है। नॉन वायरुलेंट है तो ये डिसीज कोज नहीं करेगा। तो उसने दो टाइप, एक बार वायरुलेंट को इंट्रोड्यूस किया, एक बार नॉन वायरुलेंट को इंट्रोड्यूस किया। फिर इसने क्या किया, इसके अंदर तीसरा केस, थर्ड केस में क्या किया कि जो वायरुलेंट था उस वायरुलेंट को इसने हीट किल्ड कर दिया। ये वायरुलेंट था, इस वायरुलेंट को इसने हीट किल्ड कर दिया, मतलब इसने गर्म करके उनको मार दिया, और हीट किल्ड को इसने माउस में इंट्रोड्यूस किया। तो माउस जो है वो सरवाइव कर गया, माउस जो है वो सरवाइव कर गया। मतलब हीट किल्ड से, गर्म करने से जो वायरुलेंट सी थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। वो बैक्टीरिया क्या हो गया, हमारे कैसे आजकल अपन बहुत सारे वैक्सीन देखते हैं कि भाई जो पैथोजन होता है उस पैथोजन को हीट किल्ड कर देते हैं, ठीक है, उसको मार देते हैं, उसके बाद में हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना लेती है। ऐसे ही थर्ड केस में इन्होंने क्या किया, जो वायरुलेंट था उसको हीट किल्ड कर दिया, और हीट किल्ड करके फिर उसको माउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो माउस सर्वाइव कर गया। फिर इन्होंने फोर्थ केस लिया, इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड वायरुलेंट, हीट किल्ड वायरुलेंट के साथ में लाइव नॉन वायरुलेंट को मिला दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो ये नॉन वायरुलेंट है तो डिसीज कोज नहीं करना चाहिए, ये हीट किल्ड है तो ये भी डिसीज कोज नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इसने इन दोनों को मिक्सअप किया और मिक्सअप करके माउस के अंदर इंट्रोड्यूस किया तो माउस जो है वो मर गया। सम माउस डाइड, कुछ माउस जो है वो क्या हो गए, मर गए। तो इनको ये समझ में नहीं आया कि यार ये माउस जो है ये मरे क्यों। भाई इन्होंने तो बेसिकली नॉन वायरुलेंट और हीट किल्ड को मिलाया था, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि यार यहाँ पर ये जो नॉन वायरुलेंट था, ये नॉन वायरुलेंट के अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल रहा होगा उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और वो नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट बना। तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए जो जीन आए वो कहाँ से आए, वो जीन हीट किल्ड वायरुलेंट से आए। किससे आए, हीट किल्ड वायरुलेंट से आए, ठीक है। तो वो हीट किल्ड वायरुलेंट से जो आए, जिससे ये मालूम पड़ा कि यार फाइनली वो नॉन वायरुलेंट किस में कन्वर्ट हो गया, वायरुलेंट के अंदर। नॉन वायरुलेंट किस में कन्वर्ट हो गया, नॉन वायरुलेंट, वायरुलेंट के अंदर, वायरुलेंस उसके अंदर आ गई। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब जेनेटिक प्रॉपर्टी जो है वो बैक्टीरिया की बदल गई, वो नॉन वायरुलेंट से किस में कन्वर्ट हो गया, वायरुलेंट्स के अंदर। लेकिन वो क्या केमिकल था जिसके कारण ये चेंज हुआ है, किस में चेंज हुआ है, ये नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में कैसे कन्वर्ट हो गया, इस चीज़ को ग्रिफ्थ जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके अपने को ये बताया था कि देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पे नॉन वायरुलेंट जो है वो वायरुलेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर अगला आया बायोकेमिकल नेचर ऑफ ग्रिफ्थ प्रिंसिपल। बायो केमिकल नेचर ऑफ ग्रिफ्थ, या बोल सकते हैं अपन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। बायोकेमिकल नेचर ऑफ
ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये जो बायोकेमिकल नेचर था, मतलब ग्रिफ्थ के समय तक ये माना जाता था कि प्रोटीन वाज बिलीव टू बी ए जेनेटिक मटेरियल। मतलब ग्रिफ्थ ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस समय तक ये माना जाता था कि यार प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। एट द टाइम ऑफ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट, प्रोटीन was believed to be a genetic material। ठीक है, मतलब ग्रिफ्थ ने जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उस समय तक ये माना जाता था कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, फिर ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को परफॉर्म किया। ठीक है, तो 3 साइंटिस्ट थे आफ्टर ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। 3 साइंटिस्ट थे, एवेरी, मैक्लॉइड्स एंड मैकार्टी। ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे। देन 3 साइंटिस्ट एवेरी, मैक्लियोड एंड मैकार्टी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एस टाइप बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया। किसको हीट किल्ड कर दिया बेटा? एस टाइप बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड कर दिया। अब एस टाइप जो बैक्टीरिया था वो वायरुलेंट था कि नॉन वायरुलेंट था? ठीक है, आर टाइप क्या होती है, आर स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट, एस टाइप क्या होती है, वायरुलेंट। तो इन तीनों ने क्या किया, इन तीनों ने मिलकर आर स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था, सॉरी एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, एस स्ट्रेन कैसा है? ठीक है, एस टाइप का जो बैक्टीरिया वो कैसा है, वायरुलेंट। ठीक है, इन तीनों ने एस स्ट्रेन के वायरुलेंट बैक्टीरिया को क्या कर दिया, किल्ड कर दिया, हीट किल्ड। इसको क्या कर दिया इन्होंने, को हीट किल्ड कर दिया। ठीक है, एवेरी, मैक्लियोइड और मैकार्टी ने एस स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया था जो वायरुलेंट था उस वायरुलेंट को हीट किल्ड कर दिया। ठीक है, और हीट किल्ड करने के बाद क्या सेपरेट कर लिया, उसका डीएनए, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। हीट किल्ड एंड देन सेपरेट देयर 3 कंपोनेंट। 3 कंपोनेंट जो हैं वो इन्होंने सेपरेट कर लिए इससे। 3 कंपोनेंट को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। किस किस को अलग करा, डीएनए, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया बेटे। कौन सा लिया, एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो वायरुलेंट था उसको हीट किल्ड कर दिया। उसके 3 कंपोनेंट इन्होंने सेपरेट कर दिए। एक हो गया डीएनए, एक हो गया प्रोटीन, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट। इनको इन्होंने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। फिर इन्होंने जो डीएनए था उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। डीएनए के भी 2 सब कंपोनेंट बना दिए। डीएनए के भी क्या बनाए, 2 सब कंपोनेंट बनाया। एक तो बनाया इन्होंने डीएनए, डीएनए विथ हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम
DNAS, और एक बनाया DNA विदाउट हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। ठीक है, तो टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? अब 4 हो गए टोटल कंपोनेंट। अगर देखें बेटा तो कितने हो गए? 4। ये एक कंपोनेंट हो गया, ये दूसरा कंपोनेंट हो गया, ये तीसरा कंपोनेंट हो गया, ये 4। मतलब उन्होंने उस वायरुलेंट बैक्टीरिया को हीट किल्ड करके उससे 3 कंपोनेंट बनाए, उसमें से डीएनए को फिर उन्होंने 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया। ठीक है, टोटल कितने कंपोनेंट हो गए? 4। अब इन्होंने क्या किया, इन चारों कंपोनेंट को बैक्टीरिया के कल्चर मीडियम, कौन सा बैक्टीरिया? आर टाइप, किसके अंदर? आर टाइप। अब देखिए, जो डीएनए इन्होंने जिसके अंदर हाइड्रोलाइसिंग एंजाइम डाल दिया, ठीक है, उससे डीएनए क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। जिसके अंदर हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम नहीं है वो डीएनए, उसके जो जीन्स वगैरह हैं वो अलाइव रहेंगे, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, है ना। अब इन्होंने क्या किया, नाउ दिस 4 कंपोनेंट were added in a culture medium which support R type of बैक्टीरिया। मतलब इन्होंने 4 कंपोनेंट लिए बेटे, और उन 4 कंपोनेंट को इन्होंने ऐसे बैक्टीरिया के कल्चर में डाला जिसके अंदर आर टाइप का बैक्टीरिया था। आर टाइप बोले तो नॉन वायरुलेंट, क्योंकि चेक क्या करना था कि इन 4 कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट के कारण वो आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप में कन्वर्ट होगा, वो आर टाइप बैक्टीरिया एस टाइप बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा। तो इन्होंने कितने कल्चर ले लिए बेटा? 4। ये कल्चर ले लिया, ये दूसरा कल्चर मीडियम, ये तीसरा कल्चर मीडियम, और ये चौथा कल्चर मीडियम। ठीक है, इन 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने कल्चर मीडियम ले लिया। ठीक, सबके अंदर क्या डाला उनने? आर टाइप, आर 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 टाइप का बैक्टीरिया उसके अंदर इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ भी आर 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 ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया आर आर आर। ठीक, पहले कल्चर मीडियम में जैसे ये इन्होंने क्या लिया बेटा? कल्चर मीडियम, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। पहला इन्होंने कल्चर मीडियम लिया, उसके अंदर इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? कार्बोहाइड्रेट। 4 कंपोनेंट निकाले, तो पहले के अंदर इन्होंने कार्बोहाइड्रेट ऑफ एस टाइप का इंट्रोड्यूस किया, नो चेंज, वो आर आर ही रहा। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया? वही कल्चर मीडियम क्या इंट्रोड्यूस किया? उसके अंदर प्रोटीन ऑफ एस टाइप, यहाँ भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया। फिर इन्होंने क्या लिया? तीसरे में कल्चर मीडियम प्लस डीएनए ऑफ
एस टाइप विथ डीएनए एस एंजाइम। अब जब उसमें डीएनए एस एंजाइम डाल दिया तो डीएनए डिस्ट्रॉय हो गया, तो यहाँ भी कोई चेंज इनको नहीं देखने को मिला, नो चेंज। अब इन्होंने चौथा वाला कल्चर मीडियम प्लस डीएनए, कौन सा वाला, विदाउट डीएनए एस। अब इसमें डीएनए एस नहीं है और ये भी किस टाइप का है, एस टाइप का। तो यहाँ पर इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर कुछ टाइप जो है वो आर के अलावा एस स्ट्रेन भी फॉर्म हो गई। मतलब आर बैक्टीरिया जो थे वो कुछ काय में कन्वर्ट हो गए, एस टाइप में कन्वर्ट हो गए। सम आर टाइप बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एस टाइप। ठीक है, यहाँ पर इनको एक चेंज देखने को मिला। क्या चेंज देखने को मिला कि यार कुछ बैक्टीरिया जो थे वो आर टाइप से एस टाइप के अंदर कन्वर्ट हो गए। क्या हो गए, आर टाइप से एस टाइप के अंदर वो कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई कि यार कार्बोहाइड्रेट से कोई चेंज नहीं आया, प्रोटीन से कोई चेंज नहीं आया, और डीएनए जिसके अंदर हमने एंजाइम मिला दिया उससे भी चेंज नहीं आया। लेकिन जहाँ पर केवल डीएनए था, उस डीएनए ने उस आर टाइप को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। मतलब जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए। कौन रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए। मतलब उसके अंदर नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंसी के जो फीचर्स डेवलप हो रहे हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ डीएनए। किसके कारण हो रहा है वो, डीएनए। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि जो जेनेटिक मटेरियल है, ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट के पहले तक अपन किसको बोलते थे, प्रोटीन को बोलते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन जब ग्रिफ्थ ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके बाद जो 3 साइंटिस्ट आए, एवेरी, मैकलोइड्स, मैकार्टी, इन तीनों ने जो बायोकेमिकल नेचर आइडेंटिफाई किया, तो वहाँ पे इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जेनेटिक मटेरियल की अगर अपन बात करते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कौन करता है, डीएनए। डीएनए रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल, कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डीएनए। डीएनए रिप्रेजेंट द। अब ये समझ में आ गया कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या था, डीएनए था। तो अब अगर अपन देखते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, तो क्या वाकई में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब इसके लिए फिर एक्सपेरिमेंट हुआ। तो फिर यहाँ पे अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, के जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एक अगला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जिसका नाम था ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट ये प्रूव हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया यहाँ पे, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट, या इसको अपन बोल सकते हैं बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, या ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया था, हर्श एंड चेज एक्सपेरिमेंट। तो इसका एक और नाम होता है, मतलब साइंटिस्ट के नाम पे ही अपन बोलते हैं, अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेस
इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एक्चुअल में इन्होंने किया क्या, अपने को ये मालूम है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरियोफेज किसको इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, अपन सिंपल अगर बैक्टीरियोफेज की बात करें तो अपन क्या बोलते हैं, जैसे कोई बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज, इस बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, ए वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। एक वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया। क्या लिया इन्होंने, ई कोलाई बैक्टीरिया इन्होंने लिया। और इन्होंने क्या किया, जो बैक्टीरियोफेज थे तो इन्होंने 2 बैक्टीरियोफेज लिए। ठीक है, कितने लिए, 2 डिफरेंट बैक्टीरियल कॉलोनी के ऊपर अलग अलग 2 बैक्टीरियोफेज लिए। इनका सिंपल सा जैसे ये बैक्टीरियोफेज है बेटे, जैसे ये बैक्टीरियोफेज है ना, तो इन्होंने अलग अलग 2 बैक्टीरियोफेज लिया। ठीक है, अब एक बैक्टीरियोफेज के अंदर क्या होता है, जैसे ये जो कवरिंग होती है ना, इसको कैप्सिड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, कैप्सिड। और ये जो कैप्सिड होती है ना, ये प्रोटीन की होती है। ठीक है, और ये दूसरा बैक्टीरियोफेज, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर इसका अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज के अंदर तो क्या डाला, रेडियो एक्टिव सल्फर S35, दिस इज रेडियो एक्टिव सल्फर। और सल्फर जो होता है ना, वो प्रोटीन का एक कंपोनेंट भी होता है। सल्फर कंटेनिंग जो प्रोटीन आते हैं तो उनका वो एक कंपोनेंट भी होता है। ठीक है, दूसरे केस में इन्होंने क्या किया, जो जेनेटिक मटेरियल था जैसे डीएनए, तो डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस, तो इसके अंदर इन्होंने क्या डाला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस किसके अंदर इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, डीएनए। और ये किसके अंदर किया इन्होंने, प्रोटीन। तो ये कैप्सिड काय की बनी है, प्रोटीन की। ठीक, और इन दोनों को इन्होंने इन्फेक्ट करा दिया, मतलब इन्फेक्शन। ये ई कोलाई, ये ई कोलाई बेटा बैक्टीरिया। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया। अब इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल था, इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसके पास भी अपना जेनेटिक मटेरियल है। और इन्होंने क्या किया, इसको इन्फेक्ट करा दिया। किसको, ई कोलाई को। ये ई कोलाई और ये भी ई कोलाई। डेफिनेटली दोनों जगह से कुछ मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका जेनेटिक मटेरियल आया निकल के, यहाँ से इसका जेनेटिक मटेरियल आया निकल के। ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल क्या था ये मालूम नहीं। ठीक है, तो फिर इन्होंने क्या किया, अब ये तो मालूम नहीं था, तो इन दोनों को उसने शेक किया, इन दोनों को लेके शेकिंग की, यहाँ भी शेकिंग की और यहाँ भी शेकिंग की। शेकिंग करने के बाद में इनके जो कंपोनेंट थे उनको कलेक्ट किया, दोनों जगह के जो कंपोनेंट थे वो क्या कर लिए बेटा, इसने कलेक्ट कर लिए। ठीक है, दोनों जगह इसको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की अगर अपन बात करते हैं तो भाई इसने पहले सब्सटेंस जो है वो कलेक्ट कर लिए दोनों जगह से, जो भी इनका सॉल्यूशन था। ठीक है, दोनों टाइप के बैक्टीरिया को कल्चर कर लिया। कल्चर को इसने जो भी कल्चर किया बैक्टीरिया को, उसको इन्होंने मिक्सर ग्राइंडर में घुमा दिया। मिक्सर ग्राइंडर में घुमाने के बाद में इन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया कि बाहर की जो कवरिंग थी वो बाहर ही छूट गई। ठीक है, कि कवरिंग तो अंदर जाएगी नहीं, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज है वो केवल क्या इंट्रोड्यूस करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल। यहाँ भी क्या है, जो भी मटेरियल था इसके पास में, जो भी मटेरियल इसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, ये जो कवरिंग थी वो कवरिंग जो है वो बाहर ही रह गई। ठीक है, दोनों कल्चर को इसने ले लिया, दोनों कल्चर को इसने ब्लेंडर से घुमाया। जो उसकी कवरिंग थी जिसको अपन घोस्ट भी बोलते हैं वो सेपरेट हो गए बैक्टीरियल सेल से। ठीक है,
अब इसने दोनों जगह पे जब इसने कल्चर बनाया तो उस कल्चर बनाने के बाद उस कल्चर को उसको इसने स्टडी किया, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। इस कल्चर के अंदर देखो, इस कल्चर के अंदर ये जो डीएनए था, इस कल्चर के अंदर बेटा जो डीएनए था इसको इसने किससे रेडियोएक्टिव किया था? फास्फोरस से, यहाँ पे सल्फर से किया था। किसको? कैप्सिड को, ये आउटर कवरिंग को किया था यहाँ पे केवल। किसको किया था? इस आउटर कवरिंग को। तो इसने क्या देखा कि यार इस वाले का जब ये कल्चर शेक करके ब्लेंडर से घुमाने के बाद जो यहाँ पे सुपरनेटेंट या एक्सपेरिमेंट मिला, उसमें इन्होंने क्या देखा? रेडियो एक्टिविटी एब्सेंट, रेडियो एक्टिविटी एब्सेंट। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यहाँ पर नहीं आए। कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कोई भी रेडियो एक्टिविटी यहाँ पर नहीं आई। लेकिन यहाँ पर रेडियो फास्फोरस जोड़ा था किसके साथ में? डीएनए के साथ में। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो प्रेजेंट है। यहाँ पे इन्होंने देखा रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट, ठीक है। अब उसके बाद जब इन्होंने देखा यहाँ पे जो डेवलप किया इन्होंने बैक्टीरियोफेज, अगली कॉलोनी जो बनाई, तो यहाँ पर जो है रेडियो एक्टिविटी है। अब यहाँ पर जो रेडियो एक्टिविटी आई है, ये रेडियो एक्टिविटी किसके कारण आई है? ये रेडियो एक्टिविटी के अंदर इनको क्या मिला? फास्फोरस, है ना। और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं है तो यहाँ पे सल्फर जो है वो इनको नहीं मिला। अब सल्फर नहीं मिला तो सल्फर जोड़ा किसमें था इन्होंने? कैप्सिड। और वो कैप्सिड क्या थी बेटा? प्रोटीन की कोट। और यहाँ पे किसमें जोड़ा था इन्होंने? जेनेटिक मटेरियल के साथ में, डीएनए के साथ में इन्होंने ऐड किया था। तो इन्होंने बाद में जब कलेक्ट करके जो बैक्टीरियोफेज डेवलप किए तो इनके अंदर रेडियो एक्टिविटी मिल रही है। मतलब ये जो रेडियो एक्टिविटी है वो रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफ़र हो रही है किसकी मदद से? किसकी मदद से ट्रांसफ़र हो रही है? इस जेनेटिक मटेरियल की मदद से, ना कि इस कैप्सिड की मदद से, ठीक है। जो रेडियो एक्टिविटी है वो इस जेनेटिक मटेरियल की मदद से क्या हो रही है? अगली जनरेशन के अंदर जा रही है। वहाँ पे लेबल्ड बैक्टीरियोफेज मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पे कैप्सिड को कवर किया था हमने सल्फर से, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी नहीं है। नो रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे क्या हो गई बेटा? एब्सेंट हो गई, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे नहीं है, मतलब प्रोटीन जो है वो अगली जनरेशन में किसी भी चीज़ को इनहेरिट नहीं कर रहा है, बल्कि जो डीएनए है वो क्या कर रहा है? अगले जनरेशन में उसको इनहेरिट कर रहा है। तो यहाँ से हर्शे और चेस का जो एक्सपेरिमेंट है उससे ये निकल कर आया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है, ठीक है। इन्होंने कन्फर्मेटरी टेस्ट लगा के बता दिया अपने को इंडिकेशन किसने दिया था? एवेरी, मैकलोइड्स और मैकार्टी ने। इन्होंने क्या कर दिया? उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट लगा दिया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट था उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। इतना समझ में आया? अब एक चीज़ क्लियर हो गई। Now it is finalized that DNA is a genetic material, है ना। तो क्या आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है? डीएनए तो है बट आरएनए भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप जेनेटिक मटेरियल बोलोगे तो जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, बोर्ड का क्वेश्चन है। रिक्वायरमेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की क्या रिक्वायरमेंट है? पहली रिक्वायरमेंट, आप उसको जेनेटिक मटेरियल बोलोगे जिसके पास में क्या होना चाहिए? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या हो सके बेटा? इनहेरिट हो सके, ठीक है।
दूसरा, अमाउंट हर सेल में सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सेल के अंदर डीएनए ज़्यादा किसी में कम, ऐसा नहीं। अमाउंट सेम इन ऑल सेल, ठीक है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसको रेप्लिकेशन करना होना चाहिए, वो रेप्लिकेट करना की प्रॉपर्टी उसके पास में होना चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो कंट्रोल प्रोसेस मेटाबॉलिज्म उसके पास में होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने को ये मालूम है क्या डीएनए और आरएनए दोनों जेनेटिक मटेरियल हैं, लेकिन फिर भी हम डीएनए को ही अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों बोलते हैं, आरएनए को अच्छा जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आरएनए के पास में स्टेबिलिटी नहीं है, डीएनए के पास में स्टेबिलिटी है। डीएनए स्टेबिलिटी शो करता है, इसीलिए बेटा बहुत जल्दी जल्दी हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हमारे अंदर वेरिएशन आ रहा है तो टाइम ले रहा है, लेकिन बैक्टीरिया जो वायरस होते हैं उनके अंदर सडन क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। आपने सुना होगा कि जो कोविड-19 है उसकी ये इंडिया के अंदर कुछ अलग स्ट्रेन देखी गई, अमेरिका में कुछ अलग स्ट्रेन देखी गई। वो स्ट्रेन अलग अलग क्यों हो रही है? क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और आरएनए जो है वो स्टेबल नहीं है। आरएनए स्टेबल नहीं है तो बार बार उसके अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक अगला पॉइंट है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा उसके अंदर स्टेबिलिटी होना चाहिए। स्टेबिलिटी के बाद जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए, दैट इज एक्सप्रेशन, ठीक है। वो अपने आपको एक्सप्रेस करे, और लास्ट में जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर म्यूटेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर म्यूटेशन नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। म्यूटेशन होना भी जरूरी है। म्यूटेशन होना क्या है बेटा यहाँ पे जरूरी है। तो जब भी अपन बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की तो ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो एक पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल को क्या करना चाहिए, शो करना चाहिए। अब अपने को ये मालूम है कि जेनेटिक मटेरियल तो दो हैं, डीएनए और आरएनए। जेनेटिक मटेरियल कितने हैं, डीएनए और आरएनए। तो अब अपने को यहाँ पे एक चीज़ देखना है, एक क्वेश्चन बोर्ड का आता है कि यार दो तो जेनेटिक मटेरियल हो गए, डीएनए और आरएनए, लेकिन इनमें से स्टेबिलिटी कौन शो करता है? तो अपन ये बोर्ड का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी दिया है कि डीएनए जो होता है वो हाईली स्टेबल है। भाई अपन ये बोल रहे हैं कि जो डीएनए है, डीएनए इज हाईली स्टेबल। अपने को आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से हम बोल रहे हैं कि यार जो डीएनए है ये हाईली स्टेबल है? आपको याद होगा ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके वहाँ पर जो एस टाइप था उसको हीट किल्ड कर दिया था। हीट किल्ड करने पर भी जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। हीट किल्ड करने पर भी जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था। इसीलिए अगर आपको याद है तो ऐश जो होती है राख, उससे भी डीएनए निकाला जाता है, ठीक है। मरने के बाद जो ऐश होते हैं ना, ऐश के कंपोनेंट, उससे भी डीएनए को निकाला जाता है। तो ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में उसने बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिया था, तब भी जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, ठीक है। तो अपन यहाँ बोल सकते हैं कि इन ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट द जेनेटिक मटेरियल does not destroy destroyed after हीट किल्ड, है ना। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, जब उसने क्या कर दिया था, उसको हीट किल्ड कर दिया था। इट मीन्स वो क्या शो कर रहा है, स्टेबिलिटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है, स्टेबिलिटी शो कर रहा है। वहीं पे अगर अपन दूसरे साइड पे आरएनए को देखते हैं तो आरएनए जो होता है वो इजीली डिग्रेड हो जाता है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होती है। उसको आपने गर्म किया तो वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, इजीली डिग्रेडेबल, है ना। वाइल RNA is easily
डिग्रेडेबल, आसानी से क्या हो जाएगा बेटा, वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा जो डीएनए होता है भाई, डीएनए का डबल हेलिक्स अपन ने देखा था। डीएनए के अंदर 3' OH ग्रुप होता है बेटा, डीएनए के अंदर 3' OH ग्रुप होता है। वहीं पर आरएनए के अंदर 2' OH ग्रुप होता है। जो 2' OH ग्रुप जो होता है ना, वो हाईली रिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली रिएक्टिव होता है। वो आसानी से किसी के साथ में रिएक्शन कर लेगा और स्टेबिलिटी तोड़ देगा। दूसरा, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, वो भी रिएक्टिविटी शो करता है एज कम्पेयर टू थाइमिन। मतलब थाइमिन जो होता है वो लेस रिएक्टिव होता है, यूरासिल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसलिए जो डीएनए है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और आरएनए की स्टेबिलिटी कम होती है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, जो डीएनए होगा उसके अंदर क्या मिलेगा, डीएनए कंटेन 3' OH ग्रुप, while RNA contain 2' OH ग्रुप। डीएनए के अंदर 3' OH ग्रुप होता है, आरएनए के अंदर जो है वो 2' OH ग्रुप होता है। और ये 2' OH ग्रुप जो होता है ये क्वाइट रिएक्टिव होता है। ठीक है, आरएनए के अंदर क्या होगा, 2' OH ग्रुप विच इज quite reactive as compared to 3' OH group of, as compared to 3' OH group of DNA। ये पॉइंट याद रखिएगा, बोर्ड में भी अपने को अगर क्वेश्चन आता है तो लिखना होता है कि डीएनए के अंदर 3' OH ग्रुप होता है, आरएनए के अंदर 2' OH ग्रुप होता है। 2' OH ग्रुप जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू 3' OH ग्रुप। अगला पॉइंट है, आरएनए के अंदर यूरासिल होता है, डीएनए के अंदर थाइमिन होता है। थाइमिन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू यूरासिल। ठीक है, तो अगला पॉइंट, DNA contain thymine while RNA contain यूरासिल। और इसमें से यूरासिल इज क्वाइट रिएक्टिव एज कंपेयर टू थाइमिन। यूरासिल जो होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू थाइमिन। तो डीएनए के अंदर थाइमिन है, डीएनए के अंदर थाइमिन है। ठीक है, तो थाइमिन के कंपैरिजन में यूरासिल जो होता है वो क्या होता है, रिएक्टिव होता है। ठीक है, और रिएक्टिविटी होने के कारण वो आसानी से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ में आया? अब डीएनए के अंदर ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो डीएनए के अंदर 3' OH ग्रुप होता है, आरएनए क्यों नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 2' OH ग्रुप होता है। डीएनए के अंदर थाइमिन होता है जो ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं होता, यूरासिल होता है। यूरासिल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। और अगर अपन देखें तो जो डीएनए होता है, न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, अपन इसमें बोल सकते हैं कि इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड आर नॉट एक्सपोज, क्योंकि डबल हेलिकल होता है, डबल चेन होती है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं आर नॉट एक्सपोज्ड ऑल द टाइम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। ये बताया था, डीएनए के अंदर 2 स्टैंड होती है, दोनों एंटी पैरेलल रन करती है। आपको बताया था सेंस स्टैंड और एंटी सेंस स्टैंड। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, डीएनए जो है वो डबल हेलिकल है, 2 स्टैंड है। तो डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो हर समय जो अगर अपन देखें तो वो एक्सपोज नहीं होते, एक्सपोज नहीं होते तो उनके अंदर रिएक्टिविटी भी नहीं होती।
फिर ये है कि डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर म्यूटेशन होता है, लेकिन डीएनए के अंदर जो म्यूटेशन का रेट है वो कम है, शॉर्ट है, और आरएनए के अंदर म्यूटेशन जो होता है ना वो फास्ट होता है। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि बोथ डीएनए एंड आरएनए अंडरगो म्यूटेशन। दोनों के अंदर क्या होता है? म्यूटेशन होता है, ठीक है, बट रेट इज स्लो। डीएनए के अंदर क्या होगा? म्यूटेशन स्लो होगा, ठीक है। डीएनए की स्टेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है, म्यूटेशन क्या होगा? स्लो होगा। आरएनए के अंदर म्यूटेशन क्या होगा? फास्ट होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी भी नहीं है और रिएक्टिविटी भी नहीं है। इसीलिए जितने भी आरएनए वायरस होते हैं ना उनका शॉर्ट लाइफ स्पान होता है, क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन जल्दी हो जाता है। म्यूटेशन जो है, अगर अपन म्यूटेशन की बात कर रहे हैं तो इस डीएनए के अंदर स्लो हो रहा है, आरएनए के अंदर फास्ट हो रहा है। इस फास्ट होने के कारण जो लाइफ स्पान है वो शॉर्ट होती है। लाइफ स्पान क्या हो जाएगी बेटे? शॉर्ट। तो जितने भी वायरस होते हैं उनकी लाइफ स्पैन जो होती है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है। क्वेश्चन आता है क्या जो वायरस है उसकी शॉर्ट लाइफ स्पैन क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। उसका आरएनए के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, जिसमें आसानी से क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। और फास्ट म्यूटेशन अगर हो रहा है तो वो मेटाबॉलिक मशीनरीज के लिए हार्मफुल होता है, ठीक है। जितने ही फास्ट म्यूटेशन होते हैं वो मेटाबॉलिक मशीनरीज के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो यहाँ तक अपने को ये मालूम पड़ा आज के पूरे लेक्चर्स में कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। डीएनए ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू द आरएनए, एज़ कम्पेयर टू आरएनए। अब अगले लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे आरएनए वर्ल्ड। क्या स्टार्ट करेंगे? आरएनए